घर की मुखिया, दिल छू लेने वाली कहानी। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। सोनम ने बाहर झांक कर देखा तो देवकी जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा विवेक, बहू सोनम दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में विवेक ने सोनम से पूछा, कौन है सोनम? और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर विवेक ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर देवकी जी इंतजार करती रहीं, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने देवकी जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। देवकी जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। देवकी जी ने विवेक और सोनम दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में सोनम बोली, अरे उधर कहाँ जा रहे हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी सोनम की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। सोनम ने धीरे से विवेक के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब विवेक ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़नी है ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया? देवकी जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो विवेक बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूँगा तो मैं ही मुखिया, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। देवकी जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो विवेक बोला, वो क्या है ना माँ, सोनम की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। विवेक की बात सुनकर जैसे देवकी जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि विवेक बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। देवकी जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए तो रूम में ले गई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वो पुराना टेबल रखा हुआ था, जिसे देवकी जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति महेश जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल देवकी जी के ही काम आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन महेश जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो देवकी जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का छठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर विवेक और सोनम के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम के बाद विवेक और सोनम तो वापस आ गए, लेकिन देवकी जी को उनकी जेठ जेठानी वहीं रख लिए थे, ये कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी थी।
वो भी अकेले। वहाँ तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ विवेक स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ मेज़ देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ लेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी देवकी जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो देवकी जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर सोनम के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। देवकी जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी की ट्रे सजा कर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई देवकी जी वापस उस कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय ना कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि सोनम के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही घर पे मौजूद थी। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब देवकी जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वो झूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में ही सोनम रसोई में आई। क्या ढूंढ रही है माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर सोनम रसोई के बाहर आ गई। देवकी जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे, ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहाँ से। वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर देवकी जी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक वो करवटें बदलती रहीं। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोलकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। देवकी जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में विवेक बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर देवकी जी वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद विवेक चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और देवकी जी को देकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो, और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। देवकी जी हैरानी से विवेक की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए विवेक बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार सोनम के सामने आओगे तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते विवेक एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। देवकी जी विवेक की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये तो मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। सोच सोच कर देवकी जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी जोर जोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर तक रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद देवकी जी एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब विवेक अपने ऑफिस से वापस घर आ गया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे।
उस समय देवकी जी भी उस कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि विवेक ने घूरकर देवकी जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर यहाँ क्यों आए हो। लेकिन देवकी जी चुपचाप विवेक की तरफ देख रही थी। आखिर विवेक को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो बाप बाहर। कहा था ना, आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। देवकी जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तो कहीं और चले जा। देवकी जी की बात सुनकर विवेक भड़क गया, मैं क्यों घर छोड़ के जाऊंगा। अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया? मुखिया जी, आपको बता दूं कि ये घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो। तभी सोनम बोली, माँ जी आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो देवकी जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा, उसकी चिंता तू मत कर। वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी, और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया। इसलिए मुझे आटे दाल की धूस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। देवकी जी का साफ रूप देखकर अब तो सोनम की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो। बच्चे ही तो है, माफ कर दो। माफ कर दीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे की माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप भी तो कल से ही घर में है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। देवकी जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी देवकी जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद फिर ये निर्णय निकला कि सोनम को उसकी मम्मी मायके ले जाएंगी और डिलीवरी वहीं होगी। उस दौरान विवेक यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा, और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।